नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज आपके लिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपकी स्टेट, बिहार स्टेट और एमपी टेट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये बिहार स्टेट वालों के तीसरा प्रैक्टिस सेट है, 2 महीने पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। इसके बाद आपको एक और जानकारी कि कल से मतलब 22 तारीख से 22, 23 और 24 3 दिन को आपको मॉर्निंग में 6 से 9 क्लास के मिलेगी। उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना रहेगा 9753749986। उसमें मैं आपको 3 दिन में 1000 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। तो आप इस नंबर पर मैसेज करें 9753749986। ये लिंक आपको दूसरे चैनल पर मिलेगी। उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देना और लिख देना एस्टेट की लिंक। ठीक है, तो कल से आपको सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एस्टेट वालों को भी देखनी है और एमपी टेट वालों को भी देखनी है। 3 दिन के लिए आपके लिए मैराथन क्लास रखी है, 6 से 9, 22, 23 और 24। जो ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो लिख देना, इस मोबाइल पे मैसेज करके बता देना। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि शिक्षण में संचार के बीच चलता है, क्या क्या चलता है? शिक्षक तथा शिक्षार्थी, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य, छात्र तथा माता पिता या वरिष्ठ तथा कनिष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने लगा दिया होगा कि शिक्षक में संचार शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच चलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा पहला कि शिक्षक, शिक्षण में संचार शिक्षार्थी के बीच चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर हम करेंगे आज 15 क्वेश्चन। मैं आपको ये जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया था, इसलिए आप कल मॉर्निंग में अपन 1000 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डेली 3 घंटा, 3 दिन के लिए महामैराथन है वो। उसमें हम हिंदी पेडागोजी भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी ले लेंगे अपन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कक्षा का एक छात्र एक शब्द का उच्चारण गलत तरीके से करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को कक्षा में बोलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। दूसरा है, उसके गलत उच्चारण को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि यदि उसे उसकी गलती के कारण रोका तो उसे शर्मिंदा महसूस होगी। उस शब्द का सही उच्चारण बताना चाहिए, उस छात्र से शब्द को सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए। गलत उच्चारण के लिए छात्र को डांटना चाहिए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? कि आपके कक्षा का एक छात्र एक शब्द का उच्चारण गलत तरीके से करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे शब्द का सही उच्चारण बताना चाहिए और उस छात्र से शब्द को सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा एक और जानकारी, जिसको 65 वीडियो पेडागोजी के नहीं मिले हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। 3 दिन के लिए उसके लिए फ्री है। ठीक है, 975374 इस पर मैसेज कर देना, लिख देना और पेडागोजी के वीडियो दे दो। जो मैंने आपके लिए बना रखे हैं वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में आरटीआई अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू हुआ 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2008 को या 1 अप्रैल 2011 को। तो 1 अप्रैल 2010 को भारत में आरटीआई अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। कब? 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, CTE स्कीम 1987 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या था? प्रशिक्षण का शुद्धिकरण करना था, शिक्षक को शिक्षा का शुद्धिकरण करना था, प्राथमिक शिक्षा का शुद्धिकरण करना था या छात्रों की शिक्षा का शुद्धिकरण करना था? तो आप सभी ने सही आंसर लगा दिया होगा। CTE स्कीम 1987 में शुरू की गई थी तो उसका था शिक्षक की शिक्षा का शुद्धिकरण। किसका? शिक्षक की शिक्षा का शुद्धिकरण। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, भारत में ये पुराना पेपर का ही और लिखा हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, सुबह 6 से 9, वो है खाली 3 दिन के लिए, 22, 23 और 24। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, भारत में शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 किसके द्वारा विकसित किया गया था? NCERT, NUPA, NCTE या NAC? NCERT तो है 2005, है ना? तो 3 ऑप्शन और बचे आपके सामने, ये कौन सा होगा? तो ये होगा NCET, शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009। अगला क्वेश्चन आपके सामने छठा, शिक्षक द्वारा अनुदेश साधनों का उपयोग
के लिए किया जाता है? कक्षा को गौरवान्वित करने के लिए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए या अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए? शिक्षक द्वारा अनुदेश साधनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके सामने सही आंसर आ गया होगा कि संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने 7वां, शब्द समावेशी शिक्षा को संदर्भ करता है। कौन? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अशक्त बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, बहुकक्षीय व्यवस्था में शिक्षा या अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। तो आपका इसका भी आंसर आ गया होगा। इसका आंसर होगा अशक्त बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, ऑप्शन नंबर दूसरा। 8वां जो क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण में पूछताछ में सबसे उपयोगी क्या है? कक्षा में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों द्वारा तथ्यों को रटकर याद करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन देना या छात्रों के लिए दिमाग में भय उत्पन्न करना। शिक्षण में जो अपन पूछताछ करते हैं उसमें सबसे उपयोगी क्या है? तो आपका सही आंसर आ गया होगा कि इसका सही आंसर होगा कक्षा में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी क्या करना? उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? केवल एक पारस्परिक प्रक्रिया है, केवल एक परिपक्व व्यक्ति का कम परिपक्व व्यक्ति पर प्रभाव है, केवल अधिगम में एक सहायक प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी? तो आप सभी दोस्तों का सही आंसर आ गया हो, शिक्षण को सभी के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A, 21B, 22C या 23D? तो आपने सभी ने इसका आंसर लगा दिया होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A में आता है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता? अगला जो क्वेश्चन आपका है इसका सही आंसर आपको बताना है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है कौन? संज्ञान भावना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला संवेदिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाले संवेदिक तनाव को हम कहेंगे चिंता। अगला जो क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? इसका सही आंसर क्या होगा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना? तो आप सभी को क्लास के लिए मैसेज कर देना है अगर आपको पढ़ना है तो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत पास आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा है कि 3 घंटे आपकी सुबह 6 से 9 के लिए पेडागोजी करवा दूं। देखो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लेता है, इसके लिए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? शिक्षक की प्रक्रिया को स्वाभाविकता स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से रूप से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? तो किसी शिक्षक को यदि यह लगता है तो उसे सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति से करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने 23वां, आपकी कक्षा के लिए एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए या विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, लगाएं। इसका सही आंसर है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति क्या करनी चाहिए? बदलनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिकाएं अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधा या सत्तावादी? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा क्या है? तो इसका आंसर है सुविधादाता। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का क्या है? एकमात्र निरर्थक होती हैं, संबंधित नहीं मानी जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं।
तो देखो, अनुसंधान सुझाता है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर चौथा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना सुना रहे हैं? नहीं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने सामूहिक साथी के बच्चों को मदद ले रहे हैं? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर रहे हैं? या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बेसाखियों का प्रयोग नहीं कर सकते? तो देखो, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है? किसके कारण? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विध्वंस या व्यवहारगत विध्वंस? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप सभी दोस्तों ने लगा लिया होगा कि सांस्कृतिक कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना? इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण क्या है? लिखना। किशोर का अनुभव करते हैं बच्चों में दिए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परिवृत्ति या दुश्चिंता द्वारा स्वयं से सरोकार? तो इसका सही आंसर आप सभी ने बता दिया होगा, क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आखिरी क्वेश्चन ये लीजिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः हो जाता है डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया? तो देखो, गणित के लिए होता है डिस्कैल्कुलिया, ये तो है गणित के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर है डिस्लेक्सिया। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कल 3 दिन के लिए हैं बस, 22, 23 और 24 सुबह 6 से 9, अगर आपको क्लास के लिए लिंक लेना है तो आप मैंने जो दिए नंबर है उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और आपके कितने नंबर आए ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।